बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरचॉफ लॉ आर यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग। आज इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डीसी सर्किट, इसके एमसीक्यूज़ करने लगे। ठीक है, और सारा मसला ये है कि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अक्सर आपको 2 या 3 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में गलत नज़र आएंगे लोगों के। तो कोशिश करें कि सही मालूमात तक दस्तरस हासिल करें। अगर आपने गलत सॉल्व कर लिए और वो फिर पेपर में जाके पता चले कि इस टीचर से गलती हुई थी, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो किरचॉफ लॉ किसके अंदर यूज़फुल है? यूज़फुल मतलब क्या चीज़ नापने के लिए यूज़फुल है? तो क्या करंट नापने के लिए? नहीं। क्या पावर को नापने के लिए? नहीं। क्या ओनली ईएमएफ को नापने के लिए? नहीं, बल्कि ये किस चीज़ को नापने के लिए बेहतरीन है? ईएमएफ एंड वोल्टेज। याद रखिएगा, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए सर्किट में हम क्या यूज़ करते हैं? किरचॉफ लॉ। इसके 2 पार्ट्स हैं, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। इंशाल्लाह वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया इसका आंसर। नंबर 2 कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ, ये आ चुका है 30 में भी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज़। ठीक है, सुपर कंडक्टर वो होता है जिससे करंट क्या पास हो? मैक्सिमम। और करंट उस सूरत में मैक्सिमम हो सकता है जब रेजिस्टेंस क्या हो? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर रेसिप्रोकल आपको किसका बताना है? रेजिस्टेंस का। 1/R किसके बराबर होता है? 1/R किसके बराबर होता है? 1/R किसके बराबर होता है? तो ये याद रखिएगा, डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। इसकी डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। इसकी डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। मैट्रिक में आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा। मैट्रिक में जो ओम्स लॉ थी वहाँ पे आपने क्या किया है? 1/R लगा के वहाँ पे क्या निकाला था? कंडक्टेंस निकाला था। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 है चैप्टर नंबर 10 का, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो याद रखिएगा, ओम्स लॉ में जो हम रिलेशन पढ़ते हैं उसमें बताते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? करंट की। और कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो उसके दरमियान बनने वाला ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो ना पैराबोला है, ना हाइपरबोला है, ना इलिप्स है, बल्कि क्या है इसका आंसर? स्ट्रेट लाइन। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होती है? याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती रहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब डबल हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इन द रजिस्टर होगा ये वर्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। तो कौन सी चीज़ को ऑफर्ड करती है? तो याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ की बिना पर पैदा होती है। किसकी बिना पर पैदा होती है? सोर्स ऑफ ईएमएफ की बिना पर पैदा होती है। नेक्स्ट, पावर डिसिपेशन में से इसका फॉर्मूला कौन सा है? तो याद रखिएगा, इस एमसीक्यूज में एक मसला है, कैन नॉट बी लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? तो याद रखिएगा, पावर के अंदर जब रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जब रेजिस्टेंस और करंट दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जब वोल्टेज और करंट दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ है, ये पावर डिसिपेशन का फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये तीनों क्या थे? आंसर ठीक थे। यहाँ एमसीक्यूज में क्या मसला था? यहाँ क्या लगाना चाहिए था? कैन नॉट बी। ये है, बिल्कुल है। ये है, बिल्कुल है। ये है, बिल्कुल है। कैन नॉट बी कौन है? जो नहीं है वो कौन है इन चारों में? वो डी ऑप्शन। ठीक है, नंबर 8 विच व्हाट इज़ द पोटेंशियोमीटर प्राइमरी यूज फॉर। याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर, मीटर का मतलब होता है नापना, मेजरमेंट करना, मापना होता है सही प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मापना। किस चीज़ को नापना? पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज। ठीक है, तो क्या इससे आप करंट नापते हैं? नहीं। क्या इससे इलेक्ट्रिक चार्ज नापते हैं? नहीं। क्या इससे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज नापते हैं? जी हाँ। क्या इससे रेजिस्टेंस नापते हैं? जी नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ हीट सेंसिटिव डिवाइस, ये डेफिनेशन है, whose resistivity changes with the change in temperature is called, तो वो कहलाता है थर्मिस्टर। क्या कहलाता है? थर्मिस्टर। जैसे थर्म का मतलब होता है हीट और स्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे हीट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बीच में पैदा होती है और करंट का फ्लो रुक जाता है। उस डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? थर्मिस्टर। कहते हैं
अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 पार्ट्स। याद रखिएगा एक वायर है, कॉपर की है, किसी भी मटेरियल की वायर है। अगर मैं इसको काट भी देता हूँ, क्या इसमें इसकी सलाहियत में कोई कमी आएगी या कॉपर ही की रहेगी? कॉपर ही की रहेगी। तो क्या ये बिकम ज़ीरो हो जाएगी? नहीं। इस हाफ हो जाएगी? नहीं। इस डबल हो जाएगी? नहीं, बल्कि क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि कॉपर का नाम ख़त्म नहीं होता। एक कॉपर को अगर आप बबल है उसको बहुत से हिस्सों में तोड़ देंगे तो इसको ये कहेंगे कि ये बबल नहीं है, बल्कि वो क्या रहेगी? बबल। ये अपना वही काम करेगी। तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है? सेम रहती है। सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाँ, कॉपर के बजाय एक हिस्सा जो था वो कॉपर का था, दूसरा आयरन का था, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन एक ही वायर है, एक ही नेचर की बनी हुई, यूनिफॉर्म है, मोटी पतली भी नहीं है। यूनिफॉर्म एरिया का मतलब क्या है? एक जैसा एरिया। ऐसा नहीं है यहाँ से पतली यहाँ से मोटी है, फिर फ़र्क आ सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म है तो उस सूरत में उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी।